वेलकम फिजिक्स फैब क्लासेस विथ अनूप। चलिए, आज का जो हमारे पास विषय है वह है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। और आज जो सबसे पहला हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे वह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज, यानी किसी अनंत लंबाई के समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये हम निकालेंगे। इसके पहले हम लोग निकाल चुके हैं गॉस का प्रमेय, जो कि एक क्लोज सरफेस के अंतर्गत अगर हम एक चार्ज को अरेस्ट कर रखते हैं तो उस चार्ज के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक होगा उस क्लोज सरफेस में, वो उस नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स नेट फ्लक्स हमको मिलेगा। ये गॉस प्रमेय से हमको समझ में आया है। और गॉस प्रमेय हमको ये बताया है कि अगर उस क्लोज सरफेस में जैसे जैसे उस चार्ज की क्वांटिटी को हम बढ़ाते जाएंगे या घटाते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। और अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जैसे बढ़ती है और जैसे जैसे घटती जाती है, वैसे उसकी फ्लक्स की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। ये हमारे पास एक गॉसेस थ्योरम को हमको समझ में आया है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर हमारे पास एक जगह पर अगर हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी आवेश लगातार डिस्ट्रीब्यूट करके हुए डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो उस समय उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा उस पर हम विचार करेंगे। यानी हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, इसके पहले हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से हम लोग निकाले थे। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का सतत वितरण पढ़े थे। उसी पर आधारित एक हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज के कारण क्या होगा, अनंत लंबाई आवेशित सीधे तार के कारण कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चीज़ है कि एक हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन्स हमने एक खींचा, यहाँ पर एक सीधी तार है और इस सीधी तार पर हर एक प्रति इकाई, हम जानते हैं कि जब सीधी तार पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्यों नहीं होता है, बिल्कुल आपको समझ में आया है। उसे हम लैम्डा से कहते हैं, जो हमारा जिसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो वो भी हम पढ़े थे कि जितना क्यू लेंथ में, एल लेंथ में कितने चार्ज को हम लिखे थे क्यू, और एक मीटर वाले में जितना हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे उनको हम लोग जानते हैं और उसको हम कहते हैं लैम्डा। सो हमने माना कि इस प्रकार इस पर आवेश पूरे तार पर समान रूप से वितरित है और जिसकी जो लेंथ है और वो लेंथ है एल। ये एक एल लेंथ पर हमने विचार किए। एल लेंथ पर क्या है, एक एल लेंथ पर सीधी तार पर लगातार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से हमने निकालना चाहते हैं कि कहीं पर भी एक आर दूरी पर, हमने देखा कि आर दूरी पर ये एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसको अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास तरीका क्या है, तो आंसर है, तरीका ये है कि ये जो एक सीधी तार है, ये इसकी लंबाई यहाँ तक एल है, लेकिन ये इन्फिनिटी लेंथ के हैं। याद रखिए, ये कितनी लेंथ की है, इन्फिनिटी, अनंत लंबाई के हैं। अनंत लंबाई में ये एक सीधी तार है और इसके कहीं पर से भी एक आर दूरी पर P एक बिंदु है जहाँ से हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसको हम निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको गॉस थ्योरम में ये समझ में आया है कि गॉस के नियम पर आधारित अगर ये एप्लीकेशन है, सबसे पहले हमको गॉसियन सरफेस पर विचार करना पड़ेगा। इसमें गॉसियन सरफेस कैसा होगा, तो इसमें गॉसियन सरफेस कैसा होगा, ये स्फेरिकल के रूप में होगा या सिलेंड्रिकल के रूप में होगा, क्या और कोई शेप पर होगा। तो हमको मालूम है कि यहाँ से आवेश जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये पूरे यहाँ पर एक अगर हम विचार करेंगे तो इस जगह पर ये एक स्फेरिकल के रूप में हमको मिलेंगे, ये एक स्फेरिकल के रूप में हमको मिलेगा। दोबारा इस चार्ज के कारण भी जो आवेश ऐसे जाएंगे, ये आवेश ऐसे करके गुजरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पर, ये वाले फील्ड इसको क्रॉस करने नहीं देगा। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे क्रॉस नहीं करेगा, तो दोनों एक दूसरे के कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, काटेगा नहीं, ये इसी जगह पर ही रहेगा। तो फिर ऐसे ऐसे करके चारों ओर अगर हमको एक एक स्फेरिकल मिलते रहेगा तो ये हमको कैसा शेप में नजर आएंगे,
बिल्कुल आपको समझ में आ रही है। ये एक हमको स्फेरिकल के रूप में हमको मिलेंगे। ये एक हमारे पास स्फेरिकल के रूप में, चारों स्फेरिकल के रूप में जो हमको एक मिला है वो अब हमारा किस रूप में हमको दिखा रही है। बिल्कुल दिस इज अ सिलेंड्रिकल। ये एक बेलनाकार हमारे पास गॉसियन सरफेस है। एक बेलनाकार गॉसियन सरफेस की हमने रचना की है, जहाँ ये अब पी बिंदु को हम यहाँ मान लेते हैं इस जगह पर। ये एक हमारे पास एक पी एक बिंदु है और इस जगह पर अब हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई ज्ञात करनी है। तो इस जगह पर अगर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके ये भी आर है, इधर भी आर है, इधर भी, चारों ओर जो हमको मिला है सभी आर दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन ये अभी भी आप कह सकते हो कि सर ये क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है, ठीक है, क्लोज नहीं है तो हम समझ रहे हैं क्लोज नहीं है। लेकिन अगर ये क्लोज नहीं है तो इनके अलग अलग सरफेस पर हम टोटल नेट सरफेस निकाल सकते हैं। देखिए इसके ये एक ऊपरी सतह है, ये एक इसकी निचली सतह है और ये जो एक पूरे इसका कर्व सरफेस है, जिससे समान आर दूरी पर पूरे एक स्फेरिकल्स को मिलाकर सिलेंड्रिकल बनाए गए हैं। तो ये कि हमारा एक वक्रीय सतह है। तो ये तीनों मिलाकर हम सतह पर अलग अलग हम फ्लक्स का गणना कर सकते हैं और नेट फ्लक्स हम बता सकते हैं इस पर कितना होगा। तो सबसे पहले चीज़ है कि इस पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या इसमें ये इसका विवरण हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। विवरण में हम ये लिखेंगे कि माना अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधा तार है जिसका रेखीय आवेश वितरण को छोड़कर आप घनत्व लिखिए। घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल है। माना अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधा तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बाई एल है। माना तार से आर दूरी पर P एक बिंदु है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करनी है। अच्छा, तार को अगर हम इसको एक केंद्र मानते हुए अगर हम एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का भी रचना किए हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं। तार को केंद्र मानते हुए एल लंबाई तथा आर त्रिज्या के एक बेलनाकार गॉसिय सतह या पृष्ठ आप लिख सकते हो, पृष्ठ द्वारा घिरा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा एक गॉसियन सतह की रचना करते हैं। तार को केंद्र मानते हुए एल लंबाई तथा आर त्रिज्या के एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा एक गॉसियन सतह की रचना करते हैं।
तो गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश कितना होगा? तो आंसर है गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा आवेश, गॉसियन पृष्ठ द्वारा घिरा जो आवेश होगा, आवेश जो होगा वो है Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं, Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई एल, तो Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, समीकरण 1 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इस पर हम जानते हैं कि गॉस का जो हमारा नियम है या गॉस का जो प्रमेय से, गॉस प्रमेय से हम जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। लेकिन हमारे पास ये क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा जो डी एस है वो कितने हैं? तो आंसर है ये हमारे पास 3 है। एक देखिए ये एक ऊपर वाले हैं, ये एक पूरा वक्र है और ये एक नीचे है। वक्र का एरिया वेक्टर किधर होगा? तो आंसर है इन सारे वक्र का, अगर हम यहाँ पर एक एरिया को मान लेते हैं इस जगह को, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा दिस इज, ये इधर होगा ds इस साइड में। अच्छा, इनका ds किधर होगा? तो आंसर है इस एरिया का ds होगा। अच्छा, आपको क्षेत्रीय सदिश को पढ़ाए हैं, क्षेत्रीय सदिश का दिशा किधर होता है? हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर। इसका बाहर दिशा किधर होगा? इस साइड में। तो इसका ds जो होगा ये ds इस साइड में होगा, इनका ds जो होगा वो ds इस इधर होगा और इनका ds होगा इस साइड में होगा। यानी ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये ds है, जो आपस में थीटा कितना डिग्री एंगल बनाती है? 90। ये देखिए E है और उधर ही ds है, यहाँ कितना थीटा बन रही है? 0। यहाँ देखिए ये E है और ये ds, यहाँ भी थीटा कितना बन रही है? 90। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वांटिटीज़ है 3 भागों में हमारे पास वर्गीकृत है, उसको हम लिख लेते हैं। ई डी एस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? तो आंसर है ये एक हो जाएगा वक्रीय के लिए, इंटीग्रेशन वक्रीय ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन वक्रीय के ऊपर वाला लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर ई डी एस कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन नीचे वाले हिस्सा के लिए ए डी एस थीटा इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब वक्रीय के लिए थीटा कितना डिग्री है? 0 है। सो E डी एस ई वक्रीय डी एस कॉस 0 डिग्री प्लस E ऊपर ds cos 90 प्लस इंटीग्रेशन नीचे ds cos 90 इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और हम जानते हैं cos 90 इज टेंड्स टू 0, सो दिस कैलकुलेशन हमारे लिए कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन कितना हो जाएगा? cos 90 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा बचेगा। सो अब हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन वक्रीय E को बाहर का लिख देते हैं, cos 0 डिग्री का मान 1, ds इज इक्वल टू, ये तो 0 है, ये भी 0 है, इसको सबको 0 से जोड़ेंगे यही बचेगा। सो दिस इज बाई एप्सिलॉन नॉट। और इंटीग्रेशन ds वक्रीय क्या है? जहाँ इंटीग्रेशंस जो हमारे पास है, इंटीग्रेशन ds इंटीग्रेशन वक्रीय ds गॉसियन सतह का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। और हम जानते हैं ये एक बेलनाकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल। सो E इंटू 2 पाई r एल इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल टू कितना होगा? E इक्वल टू Q
बाय 2 पाई आर इंटू एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। और हम लिख सकते हैं दिस इज ई इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, समीकरण 1 से। इसको हम समीकरण 1 से लिख देते हैं। ए इक्वल टू हो जाएगा 1 लैम्डा इंटू एल 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन। एल कैंसल, सो नाउ देयरफॉर ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर। सो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सीधी लंबाई तार के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमको मिल गया ई। इसी को अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे ई फैक्टर टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एन कैप। यहाँ पर हम एन कैप लगा देंगे। एन कैप मतलब ये जो सतह है, इस सतह का ये एन कैप इकाई सदिश। एन कैप क्या है, जहाँ एन क्या है हमारे, एन तार के किसी बिंदु, जहाँ इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, जहाँ अगर हम एन कैप की विचार करते हैं तो एन कैप क्या है, जहाँ एन कैप तार के किसी बिंदु के लंबवत तल में त्रिज्या एकांक सदिश है। जहाँ एन कैप तार के किसी बिंदु के लंबवत तल के त्रिज्या एकांक सदिश है। ये हमारे पास निकल गया, ये परिमाण में हो गया हमारे पास। अगर हम परिमाण में लिखना चाहते हैं तो ये परिमाण में, और ये सदिश रूप में ये हो गया, ये सदिश रूप में, ये सदिश रूप में। तो परिमाण में हम ये लिख सकते हैं और सदिश रूप में हम ये लिख सकते हैं। ये हमारे लिए निकल गया किसी तार के सीधी तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लिए। अब इसके रिलेटिव्स और भी हम 1-2 को नोट बना सकते हैं। और ये नोट हम ये बना सकते हैं कि देखिए, इस नोट को आप लिख भी लीजिएगा, हम बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा। देखिए, इस नोट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास देखिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, लैम्डा। और लैम्डा क्या है हमारे लिए, लैम्डा है हमारे लिए रेखीय आवेश घनत्व। तो याद रखिए, अगर लैम्डा हमारे लिए धनात्मक होता है तो विद्युत क्षेत्र ई तार के लंबवत हमेशा बाहर की ओर होता है। आप देख रहे हो, धन है इसीलिए मतलब लैम्डा है, ये क्या है हमारे लिए, आंसर है ये लैम्डा। सो लैम्डा अगर हमको धन मिलता है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमको किधर मिलता है, लंबवत उसका बाहर की ओर मिलता है। और जब लैम्डा ऋणात्मक होगा तो कितना हो जाएगा, आंसर है जब लैम्डा ऋणात्मक होगा, लैम्डा ऋणात्मक, अगर इस जगह पर हम ऋणात्मक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं तो लैम्डा ऋणात्मक होने पर ये हमको क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता लंबवत अंदर की ओर मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं धन आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो लंबवत क्या होती है, बाहर की ओर होती है। और ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता उसके लंबवत क्या होता है, अंदर की ओर होता है। ये हम उसके गुण में पढ़े हैं। एक और चीज़, ई जो डिपेंड करता है वो एक और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन ई एक और लैम्डा पर डिपेंड करता है, और ई एक किस पर डिपेंड करता है, आर पर। बिल्कुल, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। एक नोट में ये आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा नोट में, पहला नोट में आप ये लिख लीजिएगा कि जब लैम्डा धनात्मक होता है तो विद्युत क्षेत्र ई तार के लंबवत बाहर की ओर, तथा जब लैम्डा ऋणात्मक होता है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता लंबवत अंदर की ओर होता है।
ये एक पॉइंट लिखिए। दूसरा पॉइंट आप देखिए जो आर पर डिपेंड करता है, वो इस पर ये लिखिएगा कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उसकी तार के लंबवत दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू जो हमको आर मिला, ये E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r इसके रूप में भी हमको मिलता है। ठीक है, सो आज का क्लास हम यहीं पर रखते हैं। आज का जो हमारा एप्लीकेशन ये है, दूसरे एप्लीकेशन लेकर फिर हम लोग आते हैं, दूसरा एप्लीकेशन लेकर नेक्स्ट वीडियो पे फिर हम बात करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।